Hi everyone, how are you all? Welcome back to our channel DMGKGS Center. आज हम बात करेंगे सब्जेक्ट पॉलिटी के बारे में, जिसमें से हम पढ़ रहे थे उसका पहला पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क. And we have learned in previous class the introduction of our topic, the historical underpinning of the constitution. And that is the historical story behind advent of British East India Company, जिसमें से हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था अराइवल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि ब्रिटिश लेकर आए थे. एंड इफ यू नॉट वॉच प्लीज यू मस्ट लिसन दैट फर्स्ट. ओके, नाउ कम टू द टुडे टॉपिक, द कंपनी रूल, जो कि स्टार्ट होता है 1773 टू 1858. स्टार्टिंग में ये कंपनी रूल होती है जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी चलाती है. बाद में यही रूल क्राउन रूल बन जाती है जब ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने हाथ में ले लेती है इसको. जिसमें फर्स्ट एक्ट आया था वो है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773. यह बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्ट होगी क्योंकि अब यहीं से लॉ एंड रूल बनना स्टार्ट होगा, जो कि फर्स्ट टाइम होगा. लाइक फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल and regulate the East India Company and their affairs in the trades and political. जो भी इनका इंगेजिंग रहेगा इंडिया में, उनको कंट्रोल एंड रेगुलेट अब ब्रिटिश गवर्नमेंट करेगी. और यह सब इसलिए हुआ क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी तो ट्रेड करने आई थी, लेकिन इंडिया यहाँ आने के बाद इनका मन बदल गया, अपना मनमानी करने लगा और बात शासन तक पहुँच गई थी. यही बात जब ब्रिटिश सरकार को पता चली तब उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक दायरे में काम करने के लिए ब्रिटिश सरकार, जो क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट थी उस टाइम की क्वीन, ईस्ट इंडिया कंपनी को जो कंट्रोल एंड रेगुलेट अब करेंगी वह थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट. उन्होंने एक फरमान मीन्स चार्टर, जो कि रेगुलेटिंग कहेंगे, रेगुलेटिंग को ही चार्टर एक्ट कहेंगे. चार्टर जो कि फरमान जारी किया, उनमें लिखा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कैसे अपना ट्रेड करना है और अपना पॉलिटिकल व्यू एक रूल्स के साथ एस्टेब्लिश करना है, और कितना कमाई और खर्चा हो रहा था सब क्वीन एलिजाबेथ को इन्फॉर्म करना था. क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी जो भी इंडिया के साथ कर रहा था उस टाइम, उससे ब्रिटेन में उनका नाम खराब हो रहा था बाकी कंपनीज के बीच, जिससे एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से लेकर ब्रिटेन में अपने देश में जो करते थे उसमें फॉल डाउन होने लगी. एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट में फॉल डाउन होने लगी, जिससे लॉस होने लगी. इसलिए एक्ट लाए गए, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए. नाउ मूव्स अहेड. इस एक्ट का सेकेंड स्टेटमेंट देखेंगे. पहला स्टेटमेंट तो था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को अब कंट्रोल एंड रेगुलेट ब्रिटिश गवर्नमेंट करेगी. अब सेकेंड स्टेटमेंट इस एक्ट का क्या था कि It recognized for the first time the political and administrative function of the company. पहले तो ये ट्रेडिंग कंपनी थी, लेकिन अब ये इस एक्ट में अब ये भी बात साफ साफ बता दिया गया कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उनके पास अब पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स भी होगी, जो कि इंडिया में ये एस्टेब्लिश करेंगे एंड रूल्स करेंगे. मतलब बात वही
है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड तो करेगी ही, साथ में कंपनी कैसे अपना राजनीतिक कार्य करेंगी ये भी सामने आया। एंड द थर्ड स्टेटमेंट यह था कि फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव इन इंडिया मीन्स सारी की सारी पावर्स है जो सेंट्रलाइज हो जाएगी, जो कंट्रोल एंड रेगुलेट जो आ रहा है ब्रिटिश गवर्नमेंट का एंड पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव व्यू जो आ रहा है वो सारी की सारी पावर को सेंट्रलाइज कर दिया जाएगा, सेंट्रलाइज्ड। ईस्ट इंडिया कंपनी की सारी पावर सेंट्रलाइज होगी। नाउ लेट्स मूव अहेड। अब हम इस एक्ट के फीचर्स के बारे में देखेंगे। द फीचर्स ऑफ द एक्ट। The features of the act, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का जो फीचर्स है वो फर्स्ट है, इट डेजिग्नेट द गवर्नर ऑफ बंगाल एज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। बंगाल के जो गवर्नर थे अब उनको गवर्नर जनरल बना दिया गया था, और जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वो थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इट क्रिएटेड एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो कि वारेन हेस्टिंग को असिस्ट करेंगी, इनको असिस्ट करेंगी। एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो कि 4 मेंबर्स की थी, 4 मेंबर्स की एग्जीक्यूटिव मेंबर्स काउंसिल बनाई गई थी जो कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को असिस्ट करेंगे कि उनको क्या डिसीजन लेना है या जो भी रूल्स बनाए जाएंगे उनको एग्जीक्यूट करना है। एंड नेक्स्ट है, इट मेड गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी सबऑर्डिनेट टू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। मीन्स बॉम्बे एंड मद्रास की जो गवर्नर थी उनको सबऑर्डिनेट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का अधीन बना दिया गया था, क्योंकि पावर जो है अब सेंट्रलाइज्ड हो चुकी थी, सेंट्रलाइज्ड हो चुकी थी। पहले ये तीनों इंडिपेंडेंट थे, बॉम्बे के जो गवर्नर थे वो अपना डिसीजन लेते थे, मद्रास की थी जो अपना लेते थे, एंड बंगाल की अलग। लेकिन अब पावर जब सेंट्रलाइज्ड हो चुकी है देन एक ही गवर्नर जनरल जो बंगाल है वही डिसीजन लेंगे बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी का। एंड नेक्स्ट इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता इन 1774। रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 में, इसी के 1 साल बाद एस्टेब्लिश हुआ सुप्रीम कोर्ट का इन कलकत्ता इन 1774 में, जिसमें से 1 चीफ जस्टिस थे। इस सुप्रीम कोर्ट में 1 चीफ जस्टिस थे, 1 चीफ जस्टिस एंड 3 जज थे, एंड 3 जज थे। नेक्स्ट इज इट strengthen the control of British government over East India Company by requiring the court of director। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी को एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर दिया, जो कि ये कंपनी गवर्निंग बॉडी थी जो ब्रिटिश सरकार को रिपोर्ट करती थी रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स के विषय में जो इंडिया में हो रही थी। जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स थी वो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो रिक्वायर किया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, अब ये उनका काम था देखना। इस एक्ट में ये भी बोला गया कि कंपनी के कोई भी सर्वेंट प्राइवेट ट्रेड नहीं करेंगे। जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कोई भी सर्वेंट होंगे वो प्राइवेट ट्रेड नेटिव के साथ नहीं करेंगे, प्राइवेट ट्रेड नहीं करेंगे।
प्राइवेट ट्रेड नहीं करेंगे, फिर से ब्राइब्स नहीं लेंगे, मतलब घूस नहीं लेंगे, और ना ही कोई प्रेजेंट्स या गिफ्ट्स लेंगे। इंडिया के किसी भी नेटिव से प्रेजेंट, गिफ्ट्स, ब्राइब्स एंड प्राइवेट ट्रेड नहीं करेंगे। सो गाइज इस एक्ट ने कुछ तो लिमिट करी कंपनी के खिलाफ, पर कंपनी वाले कुछ न कुछ करते ही रहते थे, जिसके वजह से और भी एक्ट आएंगे, उसमें अमेंड भी होंगे। सो देखेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट नोटिफिकेशन। धन्यवाद, हैव अ गुड डे।